वो एक अनजान कमरे में आंख खोलता है। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया होता है और जो वो देखता है उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आता। जब वो शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसे उसमें एक शहजादा नजर आता है, बिल्कुल किसी नवेल के राजकुमार जैसा जो उसने कभी पढ़ा था। पहले पल वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अपने आप को जोर से थप्पड़ मारता है ताकि कंफर्म हो जाए कि ये सपना नहीं है। जब दर्द सच में महसूस होता है तो उसे डर नहीं लगता, बल्कि उसका दिल खुशी से भर जाता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है जिसे एचपी सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम उसे अपने अंदर के ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट से एचपी गेन करने देता है और जो एचपी मिलती है उससे स्किल्स अनलॉक होती है या क्रिएचर्स समन किए जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि इस वक्त उसकी एचपी लेवल बिल्कुल 0 पर होती है। अभी वो ये समझ नहीं पाता कि ये सब उसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है। असल दुनिया में उसने अपनी खुद की क्लिनिक खोली थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कोविड के टाइम पर बहुत से पेशेंट्स इन्फेक्टेड हो गए और लोगों ने उसकी क्लिनिक को जिम्मेदार ठहरा दिया। थोड़े ही वक्त में वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो गया और कर्जों के बोझ तले दब गया। एक रात ज्यादा शराब पीने के बाद उसने पुल से नीचे छलांग लगा दी और इसी तरह वो एक नई दुनिया में एक नए जिस्म के साथ आ गया। अब वो पुरानी जिंदगी के तमाम कर्जों से आजाद था। लेकिन जोश में जैसे ही वो बेड से उठता है वो फिर से गिर पड़ता है, क्योंकि इस जिस्म में कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। उसका पर्सनल डॉक्टर गॉर्डन जल्दी से कमरे में आता है और उसे शांत रहने और अचानक हरकत ना करने को कहता है। जब वो अपना हाथ देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये जिस्म एक नॉर्मल 40 साल के आदमी से भी ज्यादा कमजोर है, जबकि वो अभी जवान लड़का है। तब उसे याद आता है कि नवेल में ये कैरेक्टर हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता था और सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखाई देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये कैरेक्टर 22 साल की उम्र में मर जाता है। दिल में डर लिए वो गॉर्डन से अपनी उम्र पूछता है और गॉर्डन बताता है कि वो 21 साल का है। ये सुनकर वो अपना लिप्स जोर से काट लेता है। जब उसे पहले इस कैरेक्टर की बीमारी का पता नहीं था, तब वो सोच रहा था कि कर्जों भरी जिंदगी छूट गई और अब वो आराम से क्राउन प्रिंस की लाइफ एंजॉय करेगा। लेकिन अब उसे ये कड़वा सच समझ आ चुका था कि उसके पास सिर्फ 1 साल बचा है। वो नवेल के उस हिस्से को याद करता है जहां क्राउन प्रिंस को दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट और क्लेरिक की ब्लेसिंग भी बचा नहीं पाई। शीशे के सामने खड़े होकर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस हालत का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ये सोचकर वो गॉर्डन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि जितनी भी सुइयां मिल सकती है ले आए, छोटी हो या बड़ी, क्योंकि अब वो खुद अपना इलाज करेगा। वो अपनी नब्ज चेक करता है ताकि अपनी बीमारी की असल वजह समझ सके। वो उन 10 अजीब नब्जों पर ध्यान देता है जहां बीमारी छुपी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी एक में भी सिम्टम मिला तो मुमकिन है कि ये अंदरूनी चोट हो। इसी लम्हे गॉर्डन वहां आ जाता है और वो सुइयां ले आता है जो उसने मंगवाई होती है। वो उन्हें लाकर उसके सामने रख देता है। वो एक एक करके उन सुइयों का गॉड से जायजा लेता है, फिर उनमें से एक सुई उठा लेता है। जब गॉर्डन देखता है कि वो सुई को गर्म कर रहा है तो वो हैरानी से पूछता है कि इस सुई का मकसद क्या है। वो घमंड भरे लहजे में जवाब देता है कि वो इस सुई से अपने जिस्म को चुभोने वाला है। ये सुनकर बेचारा गॉर्डन घबरा जाता है और सोचता है कि उसका मालिक खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए वो उसे रोकने की भीख मांगता है। शहजादा उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो ये सब अच्छे मकसद के लिए कर रहा है और इस मामले में भरोसा रखें। फिर बहुत मुश्किल से गॉर्डन राजी होता है। इतना कहते ही वो अपनी शर्ट उतारता है और बेड पर लेट जाता है। उसे पता होता है कि पहली सुई उसे अपने सबसे अहम सांस लेने वाले ऑर्गन में लगानी होगी और इसके लिए उसे अपनी सांस को शांत करना जरूरी होता है। उसका कंधा वो पॉइंट होता है जिसे टाइन कहा जाता है, जो लंग मेरिडियन से जुड़ा होता है। वो आहिस्ता से उस जगह सुई चुभौता है और सुई मोटी होने की वजह से हल्का सा दर्द महसूस करता है। अब वो अपनी तवज्जो एक्यू पॉइंट्स पर फोकस करता है।
सबसे पहले लंग से शुरू करता है, फिर क्लाउड गेट पर मूव करता है और आखिर में अपर आर्म असेंबली पर पहला सेट कंप्लीट करने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है। ऐसा लगता है जैसे उसे एक्यूरेट एक्यूपंक्चर परफॉर्म करने की स्किल मिल चुकी हो। इस टेक्निक को अपने जिस्म पर अप्लाई करते ही उसके लंग्स थोड़े से रिकवर हो जाते हैं। इसी के साथ एक अजीब और फनी मंजर सामने आता है, जहां खुशी से नाचते हुए लंग्स उसे दोनों अंगूठे ऊपर करके थम्स अप देते हैं और सिस्टम 10 HP शो करता है, जो 10 पावर के बराबर होती है। ये सब देखकर वो स्क्रीन को घूरता रह जाता है और नई इंफॉर्मेशन पढ़कर कंफ्यूज हो जाता है। शहजादा स्टेटस विंडो को और डिटेल में देखने के लिए बेचैन हो जाता है। उसकी हालत देखकर बेचारा गॉर्डन समझता है कि वो शायद पागल हो चुका है, इसलिए वो फिर से रोना शुरू कर देता है। शहजादा उसे सख्ती से हुक्म देता है कि इतना ओवर रिएक्ट ना करे। अपने इमोशनल डॉक्टर को इग्नोर करते हुए वो अगले एक्यू पॉइंट को टारगेट करता है, जो शोल्डर ब्लेड के करीब होता है। इस एक्यू पॉइंट को यंग मैन एक्यूपमेंट कहा जाता है और वह इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से परफॉर्म करता है, जिससे उसके सीने में हल्कापन और सुकून महसूस होती है। फिर वो अपनी बाहों के कई एक्यू पॉइंट्स को टारगेट करता है, जिनमें पहले से ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो सब्र के साथ बर्दाश्त करता है। ये मंजर देखकर गॉर्डन भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि उसके जिस्म और दिमागा दोनों को सेहत दे। इसी दौरान शहजादा अगला कदम उठाता है और यूंजी एक्यू पॉइंट पर भी स्विच बो देता है। इसके बाद वो डिफरेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता है और उसके लंग्स को ऐसा महसूस होता है जैसे मसाज चेयर पर बैठकर मसाज हो रही हो। स्क्रीन पर चलती हुई ये बेकार और फनी चीजें उसे इरिटेट कर देती है और वो दिल में सोचता है कि काश ये ड्रामा छोड़कर थोड़ी HP ही दे दे। फिर वो चीजी इक्विपमेंट पर फोकस करता है, जो उसकी हथेली पर होता है, और इस आखिरी नीडल के साथ वो लेफ्ट लंग मेरिडियन का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। इसके नतीजे में उसे 100 HP मिलती है और दोनों लंग्स उसे 200 HP दे देते हैं। इसका मतलब अब उसके पास टोटल 600 HP होती है। इतनी HP मिलने के बाद अब वो अपनी स्किल एक्टिवेट कर सकता है। उसकी स्क्रीन पूछती है कि क्या वो स्किल्स की शॉपिंग करना चाहता है। ये पढ़ते ही उसे फैंसी नॉवेल्स याद आती है। यहाँ अक्सर हीरो को वॉरियर या मेस से रिलेटेड कोई पावरफुल स्किल मिल जाती है, इसीलिए वो एक्साइटेड होकर लिस्ट चेक करने का फैसला करता है। लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट स्क्रीन पर दिखने वाली तमाम स्किल्स मेडिसिन और ट्रीटमेंट से रिलेटेड होती है। वो सोचता है कि शायद उसकी पिछली जिंदगी के तमाम काम। लिस्ट देखने के लिए वो पल्स रीडिंग चूज करता है, जो बीमारी डायग्नोज करने में मदद करती है और जो हर इलाज और प्रिस्क्रिप्शन की बुनियाद होती है अगर सही हो। 500 HP के बदले वो इस स्किल का फर्स्ट स्टेज परचेज कर लेता है। इस स्किल को हासिल करने के बाद वो पेशेंट्स की हेल्थ का अंदाजा लगाने के काबिल हो जाता है और बाद में उसे बेसिक ओवरऑल हेल्थ चेक रिपोर्ट मिल जाती है। ये देखने के लिए वह दोबारा अपनी नब्ज चेक करता है और अटोर अपनी रिपोर्ट देखता है। फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसका जिस्म इंतहाई खराब हालत में है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की जिंदगी बाकी है। वो सोचता है कि ये तो मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा शॉर्ट है। इसके बाद वो फिर से अपने इलाज पर ध्यान देता है और सोचता है कि अगर सुई को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर रीइंफोर्सिंग और रिड्यूसिंग मेथड यूज करें तो शायद काम करे। साथ ही सांस बाहर छोड़कर नीडल्स निकालने का ड्रेनिंग मेथड भी अप्लाई करता है। फिर वो ये प्रोसेस परफॉर्म करता है और हैरानी से देखता है कि इससे उसकी जिंदगी एक दिन बढ़ जाती है। खुशी में आकर वो यही ट्रीटमेंट दूसरे हाथ पर भी करने लगता है, जिसका नतीजा ब्लीडिंग की सूरत में निकलता है। इस मर्तबा सिस्टम वार्निंग देता है कि उसने एक्यूपंक्चर हद से ज्यादा कर ली है और रेकमेंड करता है कि ये ट्रीटमेंट हर 3 दिन में सिर्फ 1 दफा करें। अब स्क्रीन पर उसके ऑर्गन्स जमीन पर पड़े हुए दिखाई जाते हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि पेशेंट्स का स्टेबल होना जरूरी है ताकि वो लगातार एक्यूपंक्चर बर्दाश्त कर सके। लेकिन उसका अपना जिस्म इतना कमजोर है कि इस ट्रीटमेंट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा। फिर वो अपनी सिचुएशन एनालाइज करता है
और समझ जाता है कि चाहे एक्यूपंक्चर काम कर रही हो, उस जिस्म की कमजोरी के बावजूद वो सिर्फ 1 महीना जिंदगी बढ़ा सकता है और आखिर मर ही जाएगा। कुछ देर गहरी सोच में डूबने के बाद वो फैसला करता है कि अब उसे अपने जिस्म के लिए मेडिसिन की जरूरत है। इसी मकसद के लिए वो गॉर्डन की तरफ मुड़ता है, जो इस दुनिया का डॉक्टर है, और उससे एक ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट मांगता है, जिस पर गॉर्डन थोड़ा हेजिटेट होता है। फिर वो गॉर्डन से पूछता है कि क्या यहाँ वुल्फ्सबेन रूट मौजूद है, लेकिन गॉर्डन समझाता है कि क्योंकि ये उसका पर्सनल पैलेस है, इसलिए ये चीजें उसे मेन पैलेस से मंगवानी होंगी। वो कहता है कि वो ले आएगा, लेकिन साथ ही पूछता है कि आखिर वो इसका करेगा क्या। शहजादा बिल्कुल अकड़ हुए लहजे में कहता है कि वो इसे खाने वाला है। ये सुनते ही बेचारा डॉक्टर घबरा जाता है और उसे मना करने लगता है। शहजादा उसे समझाता है कि वो ये सब सिर्फ अपने इलाज के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी गॉर्डन पूरी तरह मुतमिन नहीं होता। उसे सेटिस्फाई करने के लिए शहजादा पूछता है कि क्या गॉर्डन जानता है कि वुल्फबेन रूट जहरीली चीज है, और गॉर्डन तस्दीक करता है कि हाँ, ये आमतौर पर जहर बनाने में इस्तेमाल होती है। शहजादा मजीद बताता है कि उसे वुल्फबेन की डॉटर रूट चाहिए, जो नॉर्मल से बहुत छोटी होती है। इस पर गॉर्डन सीधा कह देता है कि ये चीज दिल को रोक सकती है। जवाब में शहजादा मानता है कि ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि उसे पता है कि इस जहर को दवा कैसे बनाना है। उसकी ये बात गॉर्डन को बिल्कुल अजीब लगती है। शहजादा बात जारी रखता है और कहता है कि इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है, जो इस जहर को दवा में बदलने में मदद करता है। फिर वो पूछता है कि क्या अब उसे समझ आ गया है। फिर गॉर्डन सच्चाई से कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो तैयार होता है, क्योंकि शायद इससे शहजादे की सेहत बेहतर हो जाए। फिर वो रूट लेने के लिए फार्मेसी की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि अभी तक कोई भी चीज उसके मालिक की बिगड़ती हुई सेहत को रोक नहीं पाई। अब वो अपनी सारी उम्मीद इस नए इलाज पर रखने का फैसला करता है, लेकिन साथ ही ये भी सोचता है कि पहले वो खुद इसे खाकर देखेगा, ताकि यकीन हो जाए कि ये शहजादे के लिए महफूज है। रूट मिलने के बाद शहजादा उससे एक टॉनिक तैयार कर लेता है, लेकिन गॉर्डन उस अजीब रंग के लिक्विड को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि ये तो जहरीली चीज से बना हुआ है। फिर वो भीख मांगने लगता है कि शहजादा इसे ना पिए, और उसकी हालत देखकर शहजादा उसे थोड़ा डराने का फैसला करता है और कहता है कि पहले गॉर्डन ही इसे ट्राई करें। यह सुनकर गॉर्डन का चेहरा चमक उठता है, क्योंकि वो खुद भी इसे ट्राई करना चाहता है, और वो खुशी खुशी मान जाता है। उसकी ये वफादारी देखकर शहजादे को याद आता है कि नवेल में भी गॉर्डन क्राउन प्रिंस का इंतहाई लॉयल शख्स था। शुरू में वो उसका डॉक्टर भी नहीं था, बल्कि सिर्फ एक असिस्टेंट था। वक्त के साथ बहुत से डॉक्टर्स आए जो उसे ठीक करने का दावा करते रहे, लेकिन सब छोड़कर चले गए और सिर्फ गॉर्डन ही अपनी जगह पर स्टिल रहा। मगर इस वफादारी की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि नवेल में क्राउन प्रिंस की मौत के बाद गॉर्डन को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराकर सजाए मौत दे दी जाती है। गॉर्डन को देखते हुए शहजादा सोचता है कि यह शख्स एक अच्छी जिंदगी का हकदार है, लेकिन अपनी टॉनिक उसके साथ शेयर करना एक अलग बात है, जिस पर वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। कुछ देर बाद वो आखिरकार अपनी टॉनिक कंप्लीट कर लेता है, जिसे इफेद्रा एकोनाइट असम डिकॉक्स कहा जाता है। गॉर्डन इसे पीने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शहजादा उसे रोक देता है और कहता है कि यह दवा ठंडी होने के बाद ही पीनी चाहिए। इसी लम्हे गॉर्डन अचानक अपनी चिंता जाहिर करता है और पूछता है कि क्राउन प्रिंस को इस दवा का नुस्खा आखिर पता कैसे चला। शहजादा तुरंत एक बहाना बना लेता है और कहता है कि उसने ख्वाब में एक मेज देखा था जिसने उसे ये रेसिपी बताई थी। गॉर्डन जुबान से तो कहता है कि उसे शहजादे पर भरोसा है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ और ही कह रहे होते हैं। फिर शहजादा वक्त देखता है और बिना रुके पूरी दवा एक ही सांस में पी लेता है। यह देखकर बेचारा डॉक्टर बिल्कुल सुन्न हो जाता है।
शहजादा मासूम आंखों से अपने डॉक्टर को देखता है और कहता है कि उसने सब कुछ खा लिया है। अचानक उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है और उसे एहसास होता है कि अब कुछ होने वाला है। उसी समय सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि परफेक्टली ब्रूड एफेद्रा एक्नाइट असारम डिकॉक्शन पीने से जिस्म की ठंडक और दर्द कम हो गया है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो चुका है और साथ ही अजरहान कोर एनर्जी अवेकन हो गई है। ये लफ्ज सुनकर शहजादा थोड़ा सा रुक जाता है। अजरहान कोर एनर्जी एक टेक्निक होती है जो ग्रैंड मास्टर जावियर असरहान और उसके नोबल सबॉर्डिनेट लॉयड ने डेवलप की थी, और ये इंपीरियल फैमिली की निशानी होती है जो सिर्फ डायरेक्ट ब्लड लाइन को पास की जाती है। क्योंकि वो क्राउन प्रिंस के जिस्म में है, इसलिए ये टेक्निक उसे बचपन से सिखाई गई होगी। अब उसने इस टेक्निक का पहला लेवल अनलॉक कर लिया था, जिससे उसका माना सर्कल दिल के गिर्द घूमना शुरू कर देता है और माना को अब्सॉर्ब और इंक्रीज करने में मदद करता है। अब उसकी माना 120% पर होती है, जबकि नेक्स्ट लेवल के लिए उसे 1000 HP चाहिए। इसलिए वो अपने दिल के गिर्द माना सर्कल को महसूस करता है और हर सांस के साथ माना को पूरे जिस्म में सर्कुलेट होता हुआ महसूस करता है। ये सब उसके लिए बहुत ही अमेजिंग और एक्साइटिंग फीलिंग होती है। अचानक उसे दिल में तेज और चुभने वाला दर्द महसूस होता है, जैसे उसका दिल सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। उसे अपना दिल पकड़ते देखकर गॉर्डन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसी वक्त सिस्टम वार्निंग देता है कि किसी भी लम्हे उसका दिल रुक सकता है, क्योंकि मानस सर्कल का प्रेशर उसके दिल पर असर डाल रहा होता है और उसे एहसास होता है कि मानस सर्कल और दिल की ग्रोथ आपस में बैलेंस में नहीं है। वो अंदाजा लगाता है कि मानस सर्कल का साइज ही असल मसला है, क्योंकि वो पूरे दिल को घेर चुका है। उसे रखेल की हालत याद आती है, जिसकी बीमारी ने उसे बचपन से माना ट्रेनिंग से रोके रखा था। माना सर्कल दिल को जकड़ रहा होता है, जो बहुत खतरनाक अंजाम तक ले जा सकता है। इसलिए वो एक और कदम उठाता है, क्योंकि उसे माना सर्कल का साइज बढ़ाना होता है। इसलिए ये सोचकर वो अपने दिल की दुनिया में एंटर होता है और उस दिल और माना सर्कल के सामने खड़ा होता है, जो उसे जकड़े हुए होता है। वो तेजी से अपने दिल की तरफ दौड़ता है और माना सर्कल को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ाने का फैसला करता है। इस प्रोसेस का दर्द और प्रेशर उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन फिर भी वो सीखना चाहता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की नाकामियां याद आती है, जब उसकी क्लिनिक बंद हो गई थी। सिर्फ सब्र ही नहीं टूट गया था, बल्कि कर्जों के स्ट्रेस की वजह से उसके बाल तक गिरने लग गए थे। हर किस्म का लोन इस तरह जमा हो चुका था कि वो अपना खूबसूरत घर बेचने के करीब पहुंच गया था। इन सब यादों के साथ वो आखिरकार ये कर गुजरता है। इसी के साथ वो आंखें खोलता है और अपने डॉक्टर की तरफ देखता है, जो इंतहाई परेशान खड़ा होता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि पॉजिटिव स्टिमुलेशन की वजह से वो अपना हार्ट अवेकन कर चुका है। उसके बाद ऑर्गन्स के किंग के तौर पर उसका दिल एक बहुत फ्लैशी एंट्री करता है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलकर वेलकम करते हैं, जबकि लंग्स उसे शैबी कहकर छेड़ते हैं। ये मंजर देखकर शहजादा थोड़ा अनॉयड महसूस करता है, लेकिन उसकी इरिटेशन तब खत्म हो जाती है जब सिस्टम उसे बताता है कि वो तारीख का पहला शख्स है जिसे मैना सर्कल स्लॉट नाम की चीज हासिल हुई है। उसे इस फीचर की पूरी समझ नहीं होती, लेकिन अंदाजा लगाता है कि ये बिल्कुल गेम के एम्प्टी स्लॉट जैसा होगा। इसी दौरान गॉर्डन अभी भी उसकी फिक्र में होता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा दर्द में लग रहा था, और क्या ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट था। शहजादा बहाना बना देता है कि उसे बलगम लग गई थी, लेकिन गॉर्डन इस बात पर यकीन नहीं करता। वो जिद करता है कि शहजादा बहुत ज्यादा तकलीफ में था और शिकायत करता है कि पहले उसे ही दवा पीनी चाहिए थी। इस पर शहजादा जवाब देता है कि अगर इतना शौक है तो अगला जहर उसी को दिया जाएगा, जिस पर गॉर्डन तुरंत प्रोटेस्ट करता है कि उसका मतलब ये नहीं था। शहजादा बेपरवाही से उसे हुक्म देता है कि अगर और कुछ नहीं तो जमीन पर गिरा हुआ सब साफ कर दे, लेकिन आगे जाने से पहले वो रुककर अपने डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है। ये सुनकर गॉर्डन बिल्कुल स्टंट रह जाता है
और सोचता है कि कहीं ये जहर पीने से शहजादा पागल तो नहीं हो गया। उधर शहजादा चलती हुई राह में माना स्लॉथ्स जैसी जबरदस्त चीज हासिल करके बहुत एक्साइटेड होता है। ये स्लॉथ्स असल में ऐसी जगह होती है जहां वो माना के साथ मिक्स कोई भी चीज 10 लीटर तक स्टोर कर सकता है, लेकिन उस चीज को स्टोर करने के लिए उसे पहले खुद कंज्यूम करना होता है। मेडिटेशन के बाद वो इस टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है, लेकिन समझ नहीं आता कि इसे किस चीज के लिए यूज करें। फिर उसकी नजर पानी के मटके पर पड़ती है और वो इसी से एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। पानी को देखकर उसे एक टर्म याद आती है जिसे मीडियम लीथल डोज कहते हैं, जो किसी सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी मेजर करने के लिए यूज होती है। वो अंदाजा लगाता है कि मीडियम लीथल डोज का 50% किसी इंसान को या तो मार सकता है या फिर इंतहाई दर्द में डाल सकता है। एनालिसिस के बाद वो नतीजा निकालता है कि 60 किलो पानी में तकरीबन 5.4 लीटर मीडियम लीथल डोज होती है और उसके अपने साइज और वेट के हिसाब से ये करीबन 3.9 लीटर होनी चाहिए। वो पानी का मटका उठाता है, लेकिन अपने कमजोर जिस्म की वजह से उसे उठाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी किसी तरह वो पानी पीता है और सोचता है कि जरूर इसे माना स्लॉट में स्टोर करने का कोई मकसद होगा। उसे हैरानी होती है कि 1 लीटर पानी पीने के बावजूद उसे पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता। इसलिए वो और एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपना 10 लीटर का स्लॉट भरने का फैसला करता है। जब स्लॉट 10 लीटर पानी से भर जाता है तो वो थोड़ा वॉक के लिए निकल जाता है। फिर वो सिर्फ 0.1 लीटर रिलीज करता है और तब उसे अचानक से पेट भरा हुआ महसूस होता है। इससे वो नतीजा निकालता है कि अब वो बिल्कुल उस ऊंट की तरह हो गया है जो अपने अंदर पानी स्टोर कर सकता है। अब जब पानी का एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है तो वो टॉनिक सूप के साथ ट्राई करना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी भी 9.9 लीटर पानी स्टोर होता है और अगर वो सब एक साथ रिलीज हो गया तो उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तब उसे एक आइडिया आता है और वो अजरहन कोर टेक्निक के जरिए पानी डिस्चार्ज करने का फैसला करता है। ये टेक्निक माना को अब्सॉर्ब, एम्पलीफाई और डिस्चार्ज करने में मदद करती है और एम्पलीफिकेशन और डिस्चार्ज यूज करके वो पानी को जिस्म के बाहर निकालना चाहता है, ना के अंदर। वो सिर्फ पानी डिस्चार्ज करने पर तवज्जो देता है और हैरानी की बात ये होती है कि ये वाकई काम करने लगता है और अगला कदम होता है पानी को वापस मटके में डालना। लेकिन जब वो कोशिश करता है तो टेक्निक को कंट्रोल नहीं कर पाता और मटका टूट जाता है। जैसे ही गार्ड्स को कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है, वो तुरंत उसके कमरे में घुस आते हैं। इस दौरान वो अपने अजरहन कोर टेक्निक के एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचता है। उसने समझा था पानी नल की तरह निकलेगा, लेकिन अचानक वो एक वाटर कैन जैसा फूट पड़ता है। गॉर्डन बाकी गार्ड्स के साथ पहुंचता है और पूछता है कि कहीं कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं हुआ। वो घबराकर कोई बहाना सोचता है। फिर वो कहता है कि गुस्से में आकर उसने खुद जग तोड़ दिया। लगता है गार्ड्स उसका बहाना मान लेते हैं। एक गार्ड उससे पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वो घबराहट में जवाब देता है कि बस पाव पर हल्का सा स्क्रैच है। गार्ड गॉर्डन से कहता है कि उसे रूम नंबर 2 तक ले जाए और गॉर्डन जख्म देखने के बाद एग्री हो जाता है। फिर गॉर्डन की पीठ पर बैठे हुए वो सोचता है कि चाहे उसका बहाना कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन सबने मान लिया है। उसे लगता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि वो क्राउन प्रिंस है। गार्ड उसे बेड पर लिटा देता है और इजाजत लेकर चला जाता है। फिर वो गॉर्डन को भी आराम करने को कहता है। गॉर्डन के जाने के बाद वो सोचता है कि असरहन टेक्निक प्रैक्टिस करते वक्त असल में क्या हुआ था। वो माना को एम्पलीफाई करके अपने हाथ से डिस्चार्ज कर रहा था, लेकिन नतीजा पानी के कैनन जैसा ब्लास्ट निकला। अभी के लिए वो सोने का फैसला करता है और तय करता है कि अगले दफा ज्यादा एहतियात करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उस पर शक करे। इसी दौरान एपर को खबर मिलती है कि वो सुई से खुद को जख्मी कर रहा है और जहर जैसी चीज पी रहा है। ये बात एपर को बहुत गुस्सा दिला देती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसका बेटा क्या कर रहा है। अगली सुबह
वो कामयाबी से 10 लीटर अपनी दवा तैयार करता है और उसे पीने के लिए रेडी होता है। लेकिन गॉर्डन उसके पास खड़ा होता है और वो उसके सामने पीना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है गॉर्डन ये देखकर बेहोश हो जाएगा। इसलिए वो उससे कहता है कि कुछ देर के लिए बाहर इंतजार करें। गॉर्डन सीधा सा जवाब देता है कि वो बस पी ही तो रहा है। वो याद दिलाता है कि पिछली बार पीने में कितना दर्द हुआ था, और फिर वो फ्लेम वाला बहाना भी याद दिलाता है। गॉर्डन इस बात पर परेशानी जाहिर करता है कि इस दफा टॉनिक बहुत ज्यादा बनाई गई है। वो बहाना बनाता है कि वह किसी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कहता है कि सिर्फ थोड़ी सी डोज लेगा, क्योंकि पूरी पीना नामुमकिन है। गॉर्डन हल्की सी हंसी के साथ कहता है कि वाकई वो पूरी नहीं पी सकता। लेकिन हीरो उसकी फजूल बातों से तंग आ जाता है और उसे किचन से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वह दरवाजा बंद करता है और पूरे 10 लीटर टॉनिक एक ही बार में पी लेता है। वो टॉनिक को अपने माना स्लॉट्स में स्टोर कर लेता है। अब उसे सिर्फ डिस्चार्ज करना होता है। वो अपनी रेगुलर जिंदगी के दौरान आहिस्ता आहिस्ता टॉनिक डिस्चार्ज करना शुरू करता है। जैसे जैसे दवा उसके जिस्म में जाती है, उसके ऑर्गन्स बेहतर होने लगते हैं और उसे एचपी पॉइंट्स मिलते हैं। अब उसके पास 500 एचपी होती है। वो थोड़ा टेंस होता है, लेकिन अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए बेचैन भी होता है। इसी मकसद के लिए वो दवा को बार बार अपने जिस्म में रिलीज करता रहता है। इसी वक्त ऑर्गन डायमेंशन में दिल लार्ज इंटेस्टाइन से दिन के मेन्यू के बारे में पूछता है। जवाब आता है कि आज भी एफेद्रा एकोनाइट असर में ही है। सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि पूरे दिन और अगले दिन के लिए भी वही सेम मेन्यू है। इस पर उसका सिस्टम वार्निंग देता है कि उसके ऑर्गन्स बार बार एफेद्रा एकोनाइट असारम खाकर तंग आ चुके हैं। वो थोड़ा इरिटेट होकर जवाब देता है कि उन्हें वही मिलेगा जो वो देगा। ये सोचते हुए वो अपना खाना कंटिन्यू करता है। तभी सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसकी लाइफ स्पैन 50 दिन बढ़ चुकी है और अब उसके पास 133 दिन बाकी है। ये सुनकर वो एक्साइटमेंट में खड़ा हो जाता है, जिससे मेड घबरा जाती है। वो घबराहट में लगातार माफी मांगना शुरू कर देती है। वो कंफ्यूज होता है, सोचता है कि सिर्फ एक कप टूटा है, इतनी माफी क्यों? फिर उसे जवाब मिलता है जब वो गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसे पिछली बार की तरह विप ना करे। ये सुनकर वो टेंस हो जाता है। उसे एहसास होता है कि पहले वाला क्राउन प्रिंस इस लड़की को मार चुका है। वो उम्मीद के साथ पूछता है कि क्या उसने वाकई ऐसा किया था। वो जवाब देती है कि नहीं। इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर वो ऐड करती है कि उसने खुद नहीं मारा था। वो पूछता है कि फिर उसने ऐसा क्या किया था कि उसे सजा मिली। वो कहती है कि बस उससे गलती से उसकी स्लीव पर पानी का एक ड्रॉप गिर गया था। ये सुनकर वो सोचता है कि पहले वाला क्राउन प्रिंस कितना जालिम और क्रूल इंसान था। फिर उसका मूड खराब हो जाता है। वो बेड पर बैठकर मेड को कहता है कि सब साफ करके चली जाए, और ये सुनते ही मेड का चेहरा चमक उठता है। मेड के जाने के बाद वो गॉर्डन की तरफ देखता है और पूछता है कि पहले वो सर्वेंट्स के साथ कैसा रवैया रखता था, क्योंकि उसे अपनी ज्यादा यादें याद नहीं। गॉर्डन बातों को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वार्निंग देता है कि अगर उसने सच छुपाया तो वो जहर उसके सामने ही पी लेगा। इस पर गॉर्डन सच बता देता है कि पहले वो सर्वेंट्स के साथ बहुत बदतमीज और सख्त रवैया रखता था। ये सब सुनकर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि गार्ड्स ने बोतल टूटने का इतना घटिया बहाना भी क्यों मान लिया था। इसी वक्त उसके दिमाग में एक और सवाल आता है कि गॉर्डन जैसा बंदा उसका इतना लॉयल क्यों है। फिर वो गॉर्डन से पूछता है। गॉर्डन नरमी से जवाब देता है कि वो जानता है कि वो असल में किस तरह का इंसान बन सकता है, और इसी बात पर उसे भरोसा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब रकेल बच्चा था, गॉर्डन ने उसे देखा था कि वो बारिश में भीगते हुए भी एक छोटी सी चिक को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये याद करते हुए गॉर्डन कहता है कि उसे यकीन है कि जैसे जैसे राकेल की सेहत बेहतर होगी, वो अपनी अच्छी नेचर की तरफ वापस आ जाएगा। राकेल का शुक्रिया याद करके गॉर्डन महसूस करता है कि शायद ये सब अभी से शुरू हो चुका है।
राकेल गॉर्डन को एक पेस्ट्री ऑफर करता है, जिसे गॉर्डन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एक्सेप्ट कर लेता है। इसी लम्हे राकेल दिल में वादा करता है कि वो कभी गॉर्डन को अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं बनने देगा। इसके लिए उसे जिंदा रहना ही होगा। तभी अचानक कोई दरवाजा जोर से खोलता हुआ अंदर घुस आता है। उसका नाम पुकारते हुए सर्वेंट बताता है कि एपर ने उसे तुरंत बुलाया है। मंजर मेन रॉयल पैलेस की तरफ शिफ्ट होता है। रकील को अपने पिता एपर के दरबार की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही वो अदब से अपने बाप को नमस्ते करता है, एपर तुरंत उसके अंदर जागी हुई असरहन टेक्निक को महसूस कर लेता है। साथ ही वो राकेल की घबराहट भी सेंस कर लेता है। दूसरी तरफ राकेल बार बार झुककर थक चुका होता है और दिल में इंतजार कर रहा होता है कि कब उसे सीधा खड़े होने की इजाजत मिले। एपर उससे साइड पैलेस की जिंदगी के बारे में पूछता है और क्या वो उससे सेटिस्फाइड रकील हमें जवाब देता है, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात से इरिटेट होता रहता है कि झुककर बात करनी पड़ रही है। फिर एपर सीधा सवाल करता है कि क्या यह सच है कि वो घर में सुई चुभो रहा है और जहर पी रहा है। राकेल इस बात को डिनाई करने की कोशिश करता है। एपर गुस्से में बोलता चला जाता है कि राकेल अपनी डिग्निटी खो रहा है और अगर उसे क्राउन प्रिंस होने का बोझ बर्दाश्त नहीं तो वो ये जिम्मेदारी अपने दूसरे बेटे को दे सकता है। ये सुनकर राकेल हैरान होता है, लेकिन फिर भी अदब से इस बात को मना कर देता है। उसकी इस नापसंद पर एपर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर राकेल एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि एपर के पास पूरा हक है कि वो उससे क्राउन प्रिंस का पावर छीन ले, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करता। तब राकेल समझ जाता है कि एपर ने ये बात पूछी ही इसलिए है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि क्राउन प्रिंस ने खुद अपने छोटे भाई को आगे बढ़ने का मौका दिया है। राकेल इस पॉलिटिकल चाल को समझ लेता है, लेकिन वो तय कर लेता है कि चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वो बिना लड़ाई के हार नहीं मानेगा। दूसरी तरफ एपर इतना गुस्से में आ जाता है कि अपने तख्त से उठकर उस पर इल्जाम लगाता है कि वो इंपीरियल फैमिली की बदनामी कर रहा है सिर्फ क्राउन प्रिंस का टाइटल बचाने के लिए। राकेल इस बात पर हल्की सी स्माइल करता है, क्योंकि उसे इस टाइटल से कोई लगाव नहीं होता। असल में उसने नवेल पढ़ रखा होता है और उस नवेल के मुताबिक दूसरा प्रिंस आने वाले केओस के दौर को संभालने के लायक ही नहीं होता। इसी वजह से वो इंपीरियल फैमिली और पूरे एम्पायर के जवाल का रीजन बनता है। इसलिए राकेल एपर की तरफ देखकर कहता है कि उसे टाइटल से ज्यादा अपनी फैमिली की तरक्की और सलामती की फिक्र है, और वो तजवीज देता है कि उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो साबित कर सके कि वो दूसरे प्रिंस से बेहतर है। इसके बाद मंजर वापस साइड पैलेस की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ गॉर्डन बेचैन होता है कि आखिर एपर ने राकेल को क्यों बुलाया था। राकेल उसे सब कुछ बता देता है और साथ ही ये भी कह देता है कि उसका दूसरे प्रिंस के साथ सोल ड्यूल होने वाला है। ये सुनकर गॉर्डन का चेहरा उतर जाता है और बेचारा डॉक्टर अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। उधर एपर अकेला राकेल की बातों के बारे में सोचता रहता है और अपने बेटे के इस नए पहलू पर हैरान होता है। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो उसका प्रपोजल मान लेता है। अगले दिन पूरे एम्पायर के लोग दोनों भाइयों के दरमियान होने वाले सोर्ड डुएल को देखने के लिए जमा हो जाते हैं। लड़कियां अक्सर दूसरे प्रिंस थियोडोर की तरफ दीवानी होती है। इसी वक्त राकेल डुएल की तैयारी में एक्सरसाइज कर रहा होता है जब थियोडोर उसके पास आता है और उसे रुकने को कहता है। थियोडोर फिक्रमंद अंदाज में कहता है कि उसे अपनी सेहत दाव पर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उसे कानूनी क्राउन प्रिंस बनाने के लिए ये सब कर रहा है। वो कहता है कि जब रिजल्ट सबको पता ही है तो उसे अपनी जान कुर्बान करने की जरूरत नहीं। इस पर राकेल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और गुरूर से जवाब देता है कि ना बाप और ना बेटा उसके इरादों को समझ पाए हैं, क्योंकि वो हारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखता। ड्यूल शुरू होने से पहले लोगों के दरमियान छुपी छुपी बातें होती है कि क्राउन प्रिंस का सेकंड प्रिंस को चैलेंज करना कितना अजीब है, क्योंकि अजरहान कोर के एक ही सर्कल में होने की वजह से सेकंड प्रिंस को पूरी पावर हासिल है और कोई भी नहीं मानता
कि क्राउन प्रिंस का जीतने का जरा सा भी चांस है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एक्सरसाइज कर रहा होता है और गॉर्डन उसके साथ खड़ा होता है, जो सोच रहा होता है कि ये ड्यूल सिर्फ एक मजाक है। लड़का जवाब देता है कि जब कोई उससे जीत की उम्मीद ही नहीं रखता तो उसके लिए ये बेहतर है, क्योंकि प्रेशर कम होता है। लेकिन गॉर्डन हल्की सी हेजिटेशन के साथ कहता है कि शायद वो जीत भी सकता है। प्रिंस उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख लेता है और समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर वो उसे बताता है कि उसे बस अपने भाई के 3 अटैक्स रोकने हैं ताकि मैच जीत सके। वापस प्रेजेंट में गॉर्डन अपने मास्टर की सलामती के लिए दुआ करता है। मैच शुरू होता है और एपर लॉ बयान करता है, अगर क्राउन प्रिंस 5 मिनट तक अपने भाई के हमलों को बर्दाश्त कर लेता है या उसे हरा देता है तो वो जीत जाएगा, वरना जीत सेकंड प्रिंस की होगी। अब दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन थियोडोर चाहता है कि यह मैच जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए। जैसे ही मैच शुरू होता है, सब लोग हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि क्राउन प्रिंस अपनी तलवार फेंक देता है और सब सोचने लगते हैं कि क्या वो पहले ही हार मान रहा है। ये देखकर थियोडोर पहले हल्का सा सुकून महसूस करता है कि उसे अपने बीमार भाई से लड़ना नहीं पड़ेगा, मगर फिर उसे याद आता है कि ये हरकत उसके और उसके खानदान के लिए बेइज्जती बन सकती है। इसलिए वो सोचता है कि क्या उसे अपने भाई को फाइट के लिए इनकरेज करना चाहिए। लेकिन जब हमारा लड़का अपनी शील्ड आगे करता है तो थियोडोर समझ जाता है कि क्राउन प्रिंस का मकसद हमला करना नहीं, बल्कि 5 मिनट तक कमजोर हमलों को बर्दाश्त करना है। ये सोचकर वो हल्की सी मुस्कान के साथ ये समझता है कि वह ये फाइट बहुत जल्दी खत्म कर देगा। इसी ख्याल के साथ वो अपने जिस्म में माना जमा करता है और तेजी से अपने भाई की तरफ बढ़ता है। एपर अपने दूसरे बेटे के हमले का जायजा लेता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसका पहला बेटा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सेकंड प्रिंस ऊपर से भी हमला करता है ताकि उसका भाई जमीन पर गिरकर जिल्लत का शिकार ना हो। मगर सबके लिए हैरानी की बात होती है जब हमारा लड़का हमला डच कर लेता है। कोई कह देता है कि सेकंड प्रिंस इतना रहम दिल है कि कमजोर हमला कर रहा है जिसे आसानी से डच किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड प्रिंस पूरी ताकत के साथ दोबारा हमला करता है, जो क्राउन प्रिंस को दूर जाकर फेंक देता है, मगर फिर भी वो खड़ा रहने में कामयाब रहता है। हमारे लड़के की हालत बिगड़ रही होती है और उसका जिस्म कमजोर होता जा रहा होता है, मगर फिर भी वो ड्यूल जीतने का इरादा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी कॉप के तौर पर डॉजिंग की प्रैक्टिस की होती है। अब वो किसी हद तक शील्ड के पीछे छुप जाता है जब सेकंड प्रिंस दोबारा उसकी तरफ बढ़ता है और माना को उससे काफी बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब करता है, जितनी उम्मीद हमारे लड़के को होती है। ये देखकर हमारा लड़का हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो। दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस भी पूरी तरह जोश में आ जाता है। वो अपना अगला हमला तैयार करता है और हवा में उछलकर सीधा हमारे लड़के पर नीचे आग गिरता है, मगर रेकेल आसानी से इंपैक्ट अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसने इस मोमेंट के लिए अपना लोअर बॉडी पहले ही ट्रेन कर रखा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ब्लैकसिथ को अपनी शील्ड कस्टमाइज करने का हुक्म दिया होता है और साथ ही अपने छोटे भाई के लिए वो खास कॉक्शन अपने माना स्लॉट्स में स्टोर कर चुका होता है। फिर उसका सिस्टम पूछता है कि वो कितनी क्वांटिटी डिस्चार्ज करना चाहता है और वो सीधा जवाब देता है 0.2 लीटर। अगले ही लम्हे वो मैनाफील्ड कनकॉक्स उसके भाई के जिस्म में फैल जाता है। तब सेकंड प्रिंस का चेहरा लाल हो जाता है, जैसे उसने ज्यादा शराब पी ली हो, और उसे जोर का हिकअप आता है। थियोडोर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि उसके जिस्म के साथ हो क्या रहा है। उधर राकेल को नवेल का वो हिस्सा याद आता है जहां लिखा होता है कि थियोडोर किसी भी किस्म की अल्कोहल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपने माना स्लॉट में मुख्तलिफ किस्म की अल्कोहल स्टोर करके वो सब अपने भाई के जिस्म में रिलीज कर दी होती है। थियोडोर खुद को संभाल कर खड़े होने की कोशिश करता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा
कि उसके अंदर क्या घुस चुका है। वो सिचुएशन हैंडल करना चाहता है, अपने बाप की पहचान आवाम की तालियां और क्राउन प्रिंस का टाइटल हासिल करने के लिए उसके नजदीक यही सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है और इसके लिए उसका जितनातना जरूरी है। इसी सोच के साथ वो अपने भाई की तरफ दौड़ता है, जो अभी भी इस बात पर हैरान होता है कि वो कॉकटेल बम को झेल कैसे गया। तब रकेल 1.01 लीटर का कॉकटेल बम उसके जिस्म में डिस्चार्ज कर देता है। फिर मंजर बदलता है और सेकंड प्रिंस खुद को अपने भाई के ऑर्गन्स की दुनिया में पाता है। वहां दिल उसे ड्रिंक सर्व करता है और बताता है कि ये उस शख्स ने भेजी है। वो घूम कर देखता है तो सामने उसका अपना भाई खड़ा होता है, जो स्माइल करते हुए अपना ग्लास उसकी तरफ उठाता है। ये देखकर थियोडोर बिल्कुल स्टंट हो जाता है और सोचता है कि शायद वो वहां कर रहा है। अपने भाई को इस हाल में देखकर क्राउन प्रिंस उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो अपने माना स्लॉट्स में जमा लिक्विड को एक ही झटके में डिस्चार्ज करता है और अजरहान कोर की माना के साथ पूरी ताकत से वार करता है। इस जोरदार हमले से थियोडोर जमीन पर गिर जाता है। मैदान में मौजूद हर शख्स इस अचानक पलटे हुए मंजर पर सख्त हैरान होता है। अपने दोनों बेटों की लड़ाई देखकर एपर तुरंत पहचान लेता है कि राकल ने अजरहन कोर का इस्तेमाल किया है, जिसे वो पहले गलतफ हमी समझ रहा था। अब उसे क्लियरली अजरहन कोर एनर्जी महसूस होती है, चाहे आसपास हजारों लोग ही क्यों ना मौजूद हो। दूसरी तरफ जब थियोडोर आंखें खोलता है तो अपने भाई को अपने कदमों में खड़ा पाता है। रकेल कहता है कि उसने उसकी इम्प्योर माइना को प्यूरिफाई कर दिया है। तुरंत समझ जाता है कि ये आजहन कोर है और हैरानी से पूछता है कि एक बीमार भाई ये कैसे इस्तेमाल कर सकता है। जो भाई हमेशा कमजोर समझा जाता था, वो बेपरवाह अंदाज में जवाब देता है कि बस उसे थोड़ा लेट सीखने का मौका मिला है। फिर वो अपनी जमीन पर गिरी हुई तलवार की तरफ नजर डालता है। थियोडोर हल्की आवाज में कहता है कि वो हार गया है, जिस पर राकल कहता है कि शायद अब भी उसे यकीन नहीं आ रहा। फिर उसकी नजर अपने भाई के माथे पर लगे खून पर पड़ती है। रकेल समझाता है कि ये चोट उसे अपने भाई के हमले से खुद को बचाते हुए लगी थी। ये सुनकर थियोडोर अपने एटीट्यूड पर गौर करता है और समझ जाता है कि लड़ाई के दौरान वो कितना ओवर कॉन्फिडेंट था और जीत को पहले ही अपना समझ रहा था, बिना अपने भाई की मेहनत को देखे। फिर राकेल खड़ा होता है और अपने भाई से उसकी हालत के बारे में पूछता है। थियोडोर उसके अल्फाज को गलत समझ लेता है और शर्मिंदगी की फीलिंग्स की अभिव्यक्ति करता है, लेकिन राकेल वाजा करता है कि वो असल में सिर्फ उसकी तबीयत पूछ रहा था। उसी मोमेंट थियोडोर सबके सामने अपने भाई के आगे झुकता है और उसे क्राउन प्रिंस के तौर पर स्वीकार करता है। फिर उस वक्त रकेल के सामने एक स्क्रीन जाहिर होती है और वह दिल में खुशी से कहता है कि आखिरकार उसने कर दिखाया। गॉर्डन इस मंजर को जीत समझ लेता है और जज्बाती हो जाता है। रकेल का सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने खुद के अलावा किसी और का इलाज किया और बताता है कि उसे एक नई स्किल मिली है जिसका नाम है रिक्वेस्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट फीस, जो उसे हर बार किसी और का इलाज करने पर थोड़ी सी जिंदगी बढ़ाने का मौका देती है। मगर वो महसूस करता है कि इस तरीके से सिर्फ एक दिन जिंदगी बढ़ती है। इससे उसका मूड थोड़ा खराब होता है क्योंकि प्रोसेस स्लो है, लेकिन फिर भी वो इसे बेहतर तरीका समझता है सिर्फ एक्यू पॉइंट या टॉनिक पर डिपेंड करने से। उसकी सोच उस वक्त टूट जाती है जब एपर उससे पूछता है कि क्या उसने लड़ाई में असरहान कोर का इस्तेमाल किया था, और वो इस बात को मान लेता है। जब एपर पूछता है कि उसे ये कैसे मिला तो राकेल सच कहता है कि उसे खुद भी पूरी तरह पता नहीं, क्योंकि वो असल वजह नहीं बता सकता। एपर उसे बताता है कि ये कोर उसके जिस्म में पैदा होते वक्त ही आकृति कर दिया गया था, लेकिन बीमारी की वजह से वो उसे कभी चला नहीं सका और आज उसने अपनी कमजोरी पर काबू पाकर इस ताकत को इस्तेमाल कर लिया। रकेल समझता है कि शायद उसका बाप उसकी तारीफ कर रहा है, इसलिए वो धन्यवाद करता है, लेकिन एपर कहता है कि उसने उसका असल प्लान खराब कर दिया है,
जिसका मतलब राकेल को समझ नहीं आता। फिर एपर उसकी तरफ पीट करके कहता है कि अपने वादे के मुताबिक वो उसे क्राउन प्रिंस के तौर पर स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही वार्निंग देता है कि वो उसे नजर में रखेगा कि क्या वो वाकई तख्त संभालने के काबिल है। ये सब सुनकर राकेल के अंदर गुस्सा भर जाता है और जब वो कोई जवाब नहीं देता तो एपर गुस्से से उससे रिएक्शन मांगता है। सीधा जवाब देने के बजाय राकेल अपने बाप को मशवरा देता है कि उसे सोर्ड प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए क्योंकि उसके मसल्स टाइट हो रहे हैं। वो ये भी कहता है कि ज्यादा सब्जियां खाए और तंबाकू छोड़ दे। एपर गुस्से में पूछता है कि आखिर वो कौन होता है उसे सलाह देने वाला। राकेल बिल्कुल सीरियस होकर कहता है कि वो सिर्फ अपनी फिक्र की वजह से कह रहा है। थोड़ी देर बाद एपर अपनी सवारी में जाते हुए अपने बेटे के बदले हुए एटीट्यूड पर हैरानी से मुस्कुराता है। वो इस बात से भी परेशान होता है कि कहीं असरहन कोर का बेजा इस्तेमाल उसकी सेहत के लिए खतरनाक ना हो। उसे याद आता है कि बीमारी के बावजूद उसने हमेशा अपने बेटे से बहुत उम्मीदें रखी है और आज के इवेंट के बाद उसके दिल में उसके मुस्तकबिल के लिए एक छोटी सी उम्मीद पैदा हो जाती है। उधर दूसरी तरफ घर वापस जाते हुए राकेल अपने पुराने बाप के बारे में सोचता है जो दिल का दौरा पड़ने से गुजर गया था जब वो पढ़ाई छोड़कर खेल रहा था और उसे इस खबर का फोन आया था जिसका उसे आज तक अफसोस है। वो सोचता है कि यहाँ एपर के पास अभी मौका है। वो फैसला करता है कि अपने पिता को भी प्रोटेक्ट करेगा और अपनी स्किल का इस्तेमाल करेगा जो उसकी जिंदगी भी लंबी करेगी। इसी वक्त गॉर्डन दोबारा आता है। उसका चेहरा भावनाओं से भरा होता है। वो अपने मास्टर से कहता है कि पूछे कि वो क्यों रो रहा है। थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हुए भी वो पूछ लेता है। गॉर्डन बताता है कि उसे अपने मास्टर पर फक्र है कि उसने इतनी मुश्किल फाइट के बावजूद जीत हासिल की। वो गॉर्डन की फिक्र को हल्के से इग्नोर कर देता है और कहता है कि अब उसे आराम करना है क्योंकि कल उसे बहुत काम है। गॉर्डन की कंफ्यूजन महसूस करके वो समझाता है कि उसे अगले दिन किसी से मिलना है। बाद में गॉर्डन एक आदमी के साथ कैपिटल के टॉप 10 रेस्टोरेंट्स में से एक सोरेंटिनो में नजर आता है। वो आदमी पूछता है कि क्या वह इस रेस्टोरेंट के बारे में जानता है। तब गॉर्डन जवाब देता है कि वो यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। फिर पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस ही है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। जब वेटर ऑर्डर लेने आता है तो वो अजीब सी डिमांड करता है जैसे बिना अंगूर वाली ग्रेप वाइन और कहता है कि वो सुबह तक खाना चाहता है। ये किसी कोड जैसा होता है और ऑर्डर सुनते ही वेटर उसे फॉलो करने को कहता है। दोनों अपनी सीट से उठते हैं। गॉर्डन पूरी तरह कंफ्यूज होता है। वो लड़का कहता है फॉलो करो, सब समझ आ जाएगा। कुछ देर बाद वेटर उन्हें एक सीढ़ियों की तरफ ले जाता है। गॉर्डन अभी भी हैरान होता है कि क्राउन प्रिंस को इस जगह का पता कैसे है। वो खुद इस जगह को सिर्फ इसलिए जानता है क्योंकि उसने नवेल में पढ़ा था। गॉर्डन पूछता है कि यहां क्यों आए हैं? वो घुमा फिरा कर कहता है कि वो यहां कुछ ट्रीटमेंट फीस कलेक्ट करने आया है। गॉर्डन और ज्यादा पजल हो जाता है। टॉपिक चेंज करते हुए वो गॉर्डन से पूछता है कि क्या वो डेमियन नाम के किसी को जानता है, लेकिन गॉर्डन मना कर देता है। फिर वो सीढ़ियों के एंड पर मौजूद दरवाजा खोल देता है। अंदर एक बैटल एरिना होता है जहां 2 फाइटर्स लड़ रहे होते हैं और क्राउड चीयर कर रहा होता है। गॉर्डन दोबारा इस जगह के बारे में पूछता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये एक सीक्रेट लोकेशन है। फिर वो इधर उधर नजर दौड़ाता है और रिंग में एक सख्त शक्ल वाला आदमी देखता है। गॉर्डन पूछता है कि क्या यही डेमियन। वो मना कर देता है। तभी दूसरी तरफ का दरवाजा खुलता है और नवेल के असल प्रोटागोनिस्ट का एंट्रेंस होता है। ये शख्स डेमियन काया होता है। जैसे ही वो एरिना में दाखिल होता है पूरा क्राउड उसका नाम पुकारने लगता है। होस्ट उस सख्त शक्ल वाले आदमी को रिंग छोड़ने का कहता है। फिर डेमियन का इंट्रोडक्शन होता है। बताया जाता है कि सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा और 3 महीने में सबको हराकर स्वर्ड जीनियस का टाइटल हासिल किया। फिर डेमियन का मुकाबला रिंग में लाया जाता है जो एक दहाड़ता हुआ ट्रोल होता है। ये मंजर देखकर हमारा लड़का भी डर महसूस करता है
क्योंकि ये एक असली ट्रोल है। गॉर्डन भी प्रोटेस्ट करता है। वो सोचता है शायद इंसान को ट्रोल के हवाले करने वाले हैं। नीचे रिंग में ट्रोल पूरी तरह पागल होता है और डेमियन पर हमला करता है, लेकिन डेमियन बहुत ही खूबसूरती और कंट्रोल के साथ उसके हर अटैक से बच निकलता है। डेमियन, जो मॉन्स्टर को घूर रहा था, अपनी तलवार निकालता है और एक तेज मोशन में उसे 2 टुकड़ों में मार देता है। ये एक खास मोमेंट होता है। जो स्पेक्टेटर शो देख रहे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। इस दौरान हमारा हीरो सोचता है कि ये लड़का जितना नोटोरियस था उससे ज्यादा है। फिर उसे याद आता है कि ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये नवेल का मेन कैरेक्टर है, स्वर्ड जीनियस, जो हिस्ट्री के ग्रैंड मास्टर स्वर्ड्समैन का राइवल है। फिर वो गॉर्डन से कहता है कि उसके पीछे आओ और आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक बल्कि आदमी रोकता है और कहता है कि आगे मत जाओ। लेकिन जैसे ही क्राउन प्रिंस अपने हाथ में एक ब्रिक गोल्ड रखता है, आदमी उन्हें अंदर जाने देता है। फिर वो बैठ जाते हैं। उसे देखकर हमारा लड़का कोशिश करता है कि डर ना लगे। वो कॉन्फिडेंटली अपनी बॉटल पेन किलर्स उठाता है और पूछता है कि क्या वो ये चीप पेन किलर्स लेने वाला है। डेमियन फिर पूछता है कि वो क्यों आया है या मेडिसिन बेचने आया है। वो घुमा फिराकर कहता है कि कुछ ऐसा ही है। दूसरी तरफ वो कोशिश करता है कि हमारे लड़के को भगा दे, लेकिन हमारे हीरो कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये चीप मेडिसिन्स उसके हेड के कांस्टेंट थ्रोबिंग पेन के लिए काम नहीं करती। अब डेमियन की अटेंशन उस पर होती है और वो अपने पेन के टाइप को एक्सप्लेन करना शुरू करता है, जिसमें सिम्टम्स अक्सर हेड के पीछे से स्टार्ट होते हैं और नेक और हेड के एरिया में स्टिफनेस और इचिंग महसूस होती है। वो पूछता है कि क्या शोल्डर्स और नेक नम लग रहे हैं। हमारे लड़के को डेमियन की आंखों में सस्पिशियस लुक महसूस होती है। वो जानता है कि डेमियन के बारे में ये चीजें पता है। वो दोबारा अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करता है और कहता है कि साइड्स ऑफ हेड और आइज के बीच में इंटेंस पेन है। सिर्फ इतना नहीं, उसके बॉडी पर गूज़बम्स है और आइज पॉप आउट होती है। हमारे लड़का ये सब जेस्चर्स और एक्टिंग के साथ दिखाता है। जब डेमियन उसे इंटेंसली देखता है, वो मेलोड्रामा करते हुए कन्विंस करता है कि पेन किलर्स लेने की बजाय उसे रूट कॉज पर काम करना चाहिए। डेमियन उससे अनॉयड होता है और एक पल के लिए उसे मारने का सोचता है। आखिर में हमारे हीरो कहता है कि डेमियन बोल के कुछ कहे, जिससे डेमियन और अनॉयड होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा लड़का उसे बोलने नहीं दे रहा। एनीवे, डेमियन पूछता है कि हमारे लड़के की पहचान क्या है। वो मजाक में सच कहता है कि वो क्राउन प्रिंस है, जिससे डेमियन इरिटेट होता है। उसे कन्विंस करने के लिए वो झूठ बोलता है कि वो कुजमन के थ्रू भेजा गया है, जो डेमियन का स्पॉन्सर जैसा है, और कहता है कि कुजमन डेमियन की फिक्र करता है और इस सीजन में इंग्रेडिएंट्स कम है। डेमियन समझ नहीं पाता और पूछता है कि इसका मतलब क्या है। हमारे हीरो बताता है कि उसने अपने पेन को रिलीव करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। डेमियन पूछता है कि क्या ये नई मेडिसिन का काम है। हमारे लड़का कहता है कि ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, उसके पेन की जड़ को ही खत्म करना जरूरी है। फिर वो उसे कहता है कि अपनी शर्ट उतारो और लेट जाओ ताकि ट्रीटमेंट का प्रोसेस समझा सके। डेमियन जैसे कहा वैसा करता है। उसकी बैग्स से भरी हुई होती है। हमारे लड़का मजाक में पूछता है कि क्या वो डरा हुआ है, लेकिन डेमियन इरिटेट होकर नेगेटिव आंसर देता है। कहता है कि वह एक वॉरियर है जो दूसरों को भी हर्ट करता है। ये सुनकर हमारा लड़का चुप हो जाता है। फिर वो एक जंक ऑफ मॉक्सिबस्टन उठाता है और पूछता है कि क्या पहली बार ऐसा कुछ देख रहा है। हमारे लड़का मॉक्सिबस्टन उसकी बैग पर रखता है। फिर वो सब्सटेंस फायर करता है उसकी बैग पर। तब डेमियन कहता है कि ये ट्रीटमेंट एक वॉरियर को डराता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पेन से ट्रेम्बल करता है। हमारे लड़का इस पर मजाक करता है। वो सीरियसली सोचता है कि क्या डेमियन पेन को बेयर कर पाएगा या नहीं। वो सोचता है कि इस आदमी के बैग पर शार्प के निशान हैं, इस वजह से वो अंडरवर नहीं छोड़ता। जब भी वो फाइट करता है उसे इंटेंस पेन होता है। पेन कोप करने के लिए वो पेन किलर्स लेता है और अपना कर्ज चुकाने के लिए फिर फाइट करता है। यह स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट का लाइफ। वो कुमन को कर्ज करता है कि डेमियन के साथ ये क्रूल साइकिल क्रिएट की।
अब वो शार्प के निशान को इस प्रोसेस से स्मीयर करने की कोशिश करता है। वो खुशी से सोचता है कि अगर डेमियन को क्योर कर दिया तो सिर्फ उसकी लाइफ स्पैन एक्सटेंड नहीं होगी, बल्कि उसका सपोर्ट भी मिलेगा। फिर वो डिसाइड करता है कि बाकी ग्लैडिएटर्स का भी ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट के बाद वो कहता है कि उठो। डेमियन निशानों को तन्मयता से देखता है जो सक्सेसफुली जलाकर सील हो चुका होता है। वो फिर उससे पूछता है कि अब वो कैसे फील कर रहा है। अविश्वास के एक्सप्रेशन के साथ डेमियन कहता है कि वो काफी रिफ्रेश फील कर रहा है, जो उसने बहुत टाइम से नहीं फील किया था। अब हमारे लड़का उसे समझाता है कि और सेशंस चाहिए होंगे। इस दौरान उसे बैक के ब्लिस्टर्स, ऑयली फूड और ओवर एक्सर्शन अवॉइड करना होगा। डेमियन लास्ट डिमांड सुनकर शॉक होता है। हमारे लड़का कहता है कि फाइट नहीं करना चाहिए। डेमियन प्रोटेस्ट करता है, कहता है कि कुजमन अलाउ नहीं करेगा। वो उसे सांत्वना देता है और कहता है कि वो इस मैटर का ख्याल रखेगा। अब डेमियन समझता है कि हमारे लड़का वो नहीं है जो उसने बताया था और पूछता है कि उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। हमारे लड़का प्राउडली कहता है कि वो क्राउन प्रिंस है, लेकिन डेमियन नहीं मानता और रिमार्क करता है कि आइडेंटिटी छुपाने का रीजन होगा। हमारे लड़का डिसाइड करता है कि इस बात को छोड़ दे और कहता है कि जो बताया उसको फॉलो करो, और स्ट्रिक्टली कहता है कि कॉलिसियम मत जाओ चाहे जो भी हो रहा हो। वो सेफर प्लेस है डेमियन के लिए, और एंड में कहता है कि ये उनका सिर्फ तरीका है मिलने का। ये सुनकर डेमियन का फेस रेड हो जाता है और वो मुश्किल से एग्री करता है। वापस जाते वक्त गॉर्डन के पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमारे लड़का कहता है कि हेल्प करो एक चीज ढूंढने में। जब वो पूछता है क्या, तब प्रिंस उसे कहता है कि एक आदमी ढूंढो, ब्लैक हेयर, पोनी टेल और स्लिट आइज वाला। कुछ जगह ढूंढने के बाद वो फाइनली उसे बार में ढूंढता है और सामने बैठकर सीधा कहता है कि डेमियन को खरीदना है। इस पर कुजमन 9 ट्रिलियन मैजिन का डिमांड करता है। ये इतनी बड़ी रकम होती है जो सिर्फ क्राउन प्रिंस जैसा अमीर आदमी ही अफोर्ड कर सकता है। हमारा लड़का कामली बताता है कि वही क्राउन प्रिंस है। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि अगर रेकिल क्राउन प्रिंस है तो फिर वो खुद भी वही क्राउन प्रिंस है जो मेडिसिन बेचता फिरता है। फिर उसे कहता है कि अगर मेडिसिन नहीं खरीदनी तो यहां से दफा हो जाऊं, और हमारा लड़का वहां से निकल जाता है। उसके बाद कुजमन एक आदमी को बुलाता है और कहता है कि इस बंदे की पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, उसकी आइडेंटिटी निकालो, और टॉर्चर करना हो तो जो मर्जी तरीका यूज करो। सिर्फ 1 घंटे बाद वही आदमी जो टॉर्चर के लिए भेजा गया था खून में लथपथ जख्मी हालत में उसके सामने फेंक दिया जाता है। कुजमेमिन शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये किसने किया। तब उसकी नजर रॉयल गार्ड्स पर पड़ती है जो अनाउंस करते हैं कि सीक्रेट रॉयल इंस्पेक्टर यहां मौजूद है। फिर हमारा लड़का अपनी विग उतारता है और रॉयल बैज दिखा देता है। 1 घंटा पहले का सीन दिखाया जाता है जब गॉर्डन और हमारा लड़का जा रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि कुजमन का आदमी उनका पीछा कर रहा है। वो गॉर्डन को कहता है कि नॉर्मल एक्ट करो ताकि स्टॉकर को शक ना हो। उसे पहले से पता होता है कि कुजमन किसी को फॉलो करने भेजेगा, इसीलिए वो जानबूझकर उसके पास गया था। अगले ही मोमेंट जब स्टॉकर मुड़ता है, वो सीधा सीक्रेट रॉयल इंस्पेक्टर से टकरा जाता है। रॉयल गार्ड्स उस आदमी पर क्राउन प्रिंस के हत्या की कोशिश का इल्जाम लगा देते हैं और अब सब कुजमन के सामने खड़े होते हैं। हमारा लड़का बैज वापस सीक्रेट रॉयल इंस्पेक्टर को दे देता है, जबकि कुजमन अभी तक सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा होता है। रिएक्ट करने से पहले ही हमारा लड़का रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि पूरी जगह रेड करो और खासतौर पर कुजमन को पकड़ो। ऑर्डर मिलते ही सब लोग जगह को सबजुगेट करने में लग जाते हैं। ये सब देखकर गॉर्डन सोचता है कि क्राउन प्रिंस वाकई बदल चुका है। अब वो मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है, इसीलिए अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस पर रेड कर रहा है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस का मूड काफी अच्छा होता है। अगर कोई इंजर होता है तो उसके लिए उसे हील करने का मौका होता है और लाइफ स्पैन एक्सटेंड करने का चांस भी। इसी दौरान
कुजमन एक कोने में छुपकर पूरी सिचुएशन पर सोच रहा होता है। वो सोचता है कि क्राउन प्रिंस को आखिर डेमियन खरीदने में इतनी इंटरेस्ट क्यों है। भागते हुए वो डिसाइड करता है कि गेट से निकलकर कहीं छुप जाए जब तक सब कुछ ठंडा ना हो जाए। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है, उसके सामने कई तलवारें चमक रही होती है। इसी वक्त हमारा लड़का अपने डॉक्टर से बेड लगाता है कि कुजमन इसी गेट से निकलेगा, और जीतने पर डॉक्टर से 500 मैगिन डिमांड करता है। फिर वो आगे बढ़कर बोलना शुरू करता है कि मेडिसिन का पैसा चुकाना कितना जरूरी होता है। कुजमन गुस्से में चिल्लाता है और पूछता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। हमारा लड़का कामली क्लेरिफाई करता है कि वो अच्छे इरादे से आया था। डेमियन के मेडिसिन एक्सपेंसेस क्लियर करने के लिए उसने फेयर डील ऑफर की थी, लेकिन कुजमन ने खुद ही उसे ठुकरा दिया। ये सुनकर कुजमन गुस्से से पागल हो जाता है और उस पर हाथ उठाता है, लेकिन अगले ही पल रॉयल गार्ड का आयरन फिस्ट उसके चेहरे पर लगता है और उसे नीचे रहने की वार्निंग मिलती है। जब उसे कोई एस्केप रूट नजर नहीं आता तो वो अपने मुंह में छुपाई हुई पॉइजन कैप्सूल बम यूज करने का फैसला करता है और उसे बाहर थूक देता है। उसका प्लान होता है कि 5 सेकंड बाद कैप्सूल फट जाए, जिससे आसपास के सब लोग पैरालिसिस का शिकार हो जाएं, और इसी अफरातफरी में वो भागकर क्राउन प्रिंस को मार दे। कुजमान अपने परफेक्ट प्लान पर काफी खुश है। वो सोचता है कि अब सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। वो कैप्सूल को तोड़ने वाला है और 5 से 1 तक काउंट डाउन कर रहा होता है। लेकिन उससे पहले कि वो कैप्सूल थूक पाए, रखेल अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। कुमन रियलाइज करता है कि रकील उसके हर मूव को जानता है। इसी वक्त बॉम्ब के एक्सप्लोड होने का वक्त आ जाता है और कैप्सूल उसके मुंह में फट जाता है। पैरालिसिस शुरू हो जाता है और अब कुजमन को तुरंत एंटीडोट लेना होता है। वो कांपते हाथ से पॉकेट से एंटीडोट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो जो नवेल पढ़ चुका है और हर चीज जानता है, उस एंटीडोट को कुजमन के हाथ से ले लेता है और पूछता है कि क्या वह जानना चाहता है कि वह कैसे जानता है। कुजमन के खौफ में हमारे लड़के एंटीडोट अपने हाथ से पी लेता है और उसे छोटे से पोक के साथ कहता है कि वो नहीं बताएगा, और मजाक के लिए कहता है कि एंटीडोट कितना कड़वा है। जब कुजमन डेस्परेट हो रहा होता है, हमारे लड़के लापरवाही से एंटीडोट उसके बैग पर डाल देता है और संकेत देता है कि वो एंटीडोट नहीं देगा, जबकि रॉकियल ने पहले ही पॉइजन दिया था। वो ये इसलिए करता है कि अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट स्किल यूज करके लाइफ स्पैन एक्सटेंड करे, और अब एंटीडोट उसके माना स्लॉट्स में होता है। अब वो 5th थोरेसिक वर्टेब्रे के नीचे 1.5 इंच दोनों साइड्स पुश करता है और हार्ट ट्रांसपोर्टर पॉइंट्स एक्टिवेट करता है। इससे कुजमन का पॉइजन बाहर निकल जाता है। फिर वो एंटीडोट अपने अंदर डिस्चार्ज करता है और काम होने का वेट करता है। कुछ सेकंड्स बाद कुजमन बेहोश हो जाता है, क्योंकि हमारा लड़का सक्सेसफुली उसका ट्रीटमेंट कर चुका है। रिवार्ड के तौर पर उसकी लाइफ 118 दिन एक्सटेंड हो जाती है। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उन्हें अरेस्ट करो। अब वो अपनी मेन गोल कंप्लीट करने वाला है, जो इस जगह आने का मकसद था। सीन शिफ्ट होता है ग्लैडिएटर्स के पास, जहां डेमियन उनका लीडर है और वो गार्ड से लड़ रहे हैं और काफी गार्ड्स को चोट पहुंचा रहे हैं। इसी वक्त रॉकियल सामने आता है और डेमियन तुरंत उसे पहचान लेता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कौन है। फिर सीन ड्रीम में शिफ्ट होता है, जहां यंग डेमियन अपनी डेड मदर के सामने खड़ा है। उसे पता है कि ये वो ड्रीम है जब उसे छोटा था और अकेला छोड़ दिया गया था। इसी वक्त कोई कहता है कि उठो, और वह अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को गॉर्डन के सामने पाता है। गॉर्डन अपना इंट्रोडक्शन देता है और डेमियन को भी इंट्रोड्यूस करता है और हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताता है। हमारे क्राउन प्रिंस उनका इंट्रोडक्शन इंटरप्ट करता है और कहता है कि दोनों उसके साथ चलें, क्योंकि उनके पास करने के लिए काफी काम है। फिर वो लोग मॉक्सिबियन क्लिनिक पहुंचते हैं और वहां दूसरे ग्लैडिएटर्स भी मौजूद होते हैं। डेमियन पूछता है कि ये जगह कहाँ है और यहाँ क्या हो रहा है। वो जवाब देता है कि ये एक ट्रीटमेंट क्लिनिक है जहां उनका इलाज किया जाएगा। एक और ग्लैडिएटर हैरानी से पूछता है कि वो उन सब के साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है।
वो कहता है कि क्राउन प्रिंस ने सिर्फ उन्हें अंडरवर्ल्ड से रेस्क्यू नहीं किया, बल्कि अपने पैलेस में शेल्टर दिया और अब उनका ट्रीटमेंट भी करवा रहा है। हमारे लड़के उन सबको देखकर सोचता है कि असली वजह यह है कि वो इन ग्लैडिएटर्स के शार्प के निशान हटा के अपनी लाइफ स्पैन एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर यंग लोग हैं और ये उसकी लाइफ बूस्ट करने में मदद करेगा। वो बोलना शुरू करता है कि वह ये सब किसी गुडविल की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि सब जानते हैं कि वो खुद एक बीमार इंसान है। उनमें से एक बोल पड़ता है कि ये बात पूरे किंगडम को पता है। हमारे लड़के अपने दिल में वादा करता है कि इस बंदे को सबसे पेनफुल ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर वो कहता है कि जब डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर सके तो अब वो खुद अपना ट्रीटमेंट कर रहा है। वो डेमियन की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? डेमियन जवाब देता है कि वो सब उसके टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं और क्राउन प्रिंस इस बात की पुष्टि करता है। ये सुनकर सब लोग काफी घबरा जाते हैं, लेकिन हमारा लड़का डेमियन से पूछता है कि पिछले ट्रीटमेंट के बाद उसे कैसा महसूस हुआ। डेमियन जवाब देता है कि उसे नर्व पेन में रिलीफ मिला था। डेमियन की गवाही सुनकर सब लोग थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। फिर क्राउन प्रिंस सबसे पूछता है कि क्या कोई ट्रीटमेंट से अनईजी फील कर रहा है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वो उन्हें हुक्म देता है कि अपनी शर्ट्स उतारकर बेड्स पर लेट जाएं। 6 दिन बाद हर ग्लैडिएटर की हालत काफी बुरी दिखाई जाती है। वो लगातार उल्टी कर रहे होते हैं और पेन किलर्स ना मिलने की वजह से कोल्ड स्वेट्स में भी होते हैं। ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स देखकर हमारे लड़के को काफी नर्वसनेस होती है। वो डेमियन से पूछता है कि क्या उसे चक्कर आ रहे हैं या उल्टी हो रही है। डेमियन कहता है कि हो रही है, लेकिन वो संभाल रहा है। अब उसे समझ आता है कि डेमियन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो नोवेल का प्रोटैगनिस्ट है किसी वजह से। वो सबको उनकी आवाज में भेज देता है, लेकिन सर्जियो को रुकने का हुक्म देता है। वो सर्जियो की बुरी हालत पर कमेंट करता है कि ये विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से है, लेकिन सर्जियो कहता है कि वह ठीक है। तब क्राउन प्रिंस उसे नीडल दिखाता है और कहता है कि वो इससे उसकी मदद करेगा। अपने दिमाग में वो सोच रहा होता है कि पता नहीं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट सर्जियो पर काम करेगा या नहीं, लेकिन क्योंकि सर्जियो सबसे ज्यादा टाइम से पेन किलर्स ले रहा है, इसलिए उसे टेस्ट सब्जेक्ट बनाना जरूरी है। वो स्टमक के पास रनिंग पॉइंट को टारगेट करने का सोचता है। इसी सोच के बीच सर्जियो अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। उसकी बॉडी काफी पावरफुल लग रही होती है और वो सीधा हमारे लड़के पर जंप करता है और दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लेता है। प्रिंस को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है, लेकिन डेमियन बिल्कुल सही वक्त पर आता है और सर्जरियों को जोर से दूर फेंक देता है। वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठने में मदद करता है और उसकी हालत पूछता है, जिसका जवाब रकील ठीक होने का देता है। वो बेहोश पड़े सर्जियो को देखता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि सीवियर विथड्रॉल सिम्टम्स की वजह से सर्जियो हर छोटी स्टिमुलेशन पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। इसीलिए एक छोटी सी नीडल भी उसे तलवार जैसा दर्द दे सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे और ज्यादा पतली नीडल्स चाहिए होंगी। कुछ देर बाद वो अपनी स्टडी में दिखाया जाता है, जहां वो एक ब्लैकस्मिथ का लेटर पढ़ रहा होता है। लेटर का सारांश ये होता है कि ब्लैकस्मिथ उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो धागे जैसी पतली और एक जैसी मल्टीपल नीडल्स नहीं बना सकता। लेटर में लिखा होता है कि सिर्फ कोई ड्वार्फ आर्टिजन ही ऐसा कमाल कर सकता है। इसी लम्हे उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जो वार्निंग देता है कि वो हद से ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है और ये उसे नर्वस इलनेस की तरफ ले जा सकता है। उसके ऑर्गन्स दिल को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे उसे इशारा दे रहे हो कि अब रुक जाओ। उसे खोया हुआ देखकर सिस्टम याद दिलाता है कि वह अपने एचपी पॉइंट्स यूज करके या तो कोई मॉन्स्टर समन कर सकता है या कोई स्किल अनलॉक कर सकता है। वो 300 एचपी के बदले समन गाचा ऑप्शन सेलेक्ट करता है, ये कंफर्म करते हुए दिल में दुआ करता है कि कोई काम का सामान मिल जाए। सिस्टम उसे कहता है कि वो बोलकर बताए कि उसे किस टाइप के क्वालिटी चाहिए। वो डिमांड करता है कि उसे ऐसा क्रिएचर चाहिए जो एक जैसी मोटाई की बहुत सारी नीडल्स प्रोवाइड कर सके।
सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट रिकॉर्ड कर लेता है। फिर सिस्टम 3 अजीब ऑप्शंस दिखाता है, जैसे एक हैप्पी समन जो पिग जैसी आवाज निकालता है, और एक आयरन क्रिएचर जो डिस्चार्ज करता है, और एक कैक्टस जो डिस्चार्ज करता है। सिस्टम बताता है कि इनमें से एक समन 1% उसकी डिमांड पूरी करेगा, एक 50% चांस रखता है, और एक का बिल्कुल 0% चांस है। यह पढ़कर उसे समझ आ जाता है कि यह पूरा सिस्टम एक गैम्बल जैसा है। वो काफी देर तक सोचता रहता है कि कौन सा समन चूज करें, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाता। तब उसका दिल गुस्से में उसे कैक्टस चूज करने को कहता है और वो मान जाता है। सिस्टम उसका गिफ्ट प्रिपेयर करना शुरू करता है। वो दिल ही दिल में खुदा से प्रार्थना करता है कि सही समन मिल जाए। अगले ही पल एक बहुत क्यूट सा पोर्क्यूपाइन उसकी हथेली पर आ गिरता है। सिस्टम उसके नए समन की क्वालिटीज बताता है कि वो इस समन का साइज चेंज कर सकता है। अगर उसे रेड सनफ्लावर सीड्स खिलाएं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, और ब्लू सीड्स देने पर वापस अपने छोटे से साइज में आ जाता है। इस समन का नाम होता है घोस्ट वर्म, और इसकी स्किल ये होती है कि ये अनंत थोन्स प्रोड्यूस कर सकता है और उन्हीं से एनिमीज पर अटैक करता है। वो अदब से अपने समन से 3 थोन्स मांगता है, हर एक अलग रंग का, और घोस्ट वर्म बिना किसी दिक्कत के उसे दे देता है। वो व्हाइट और ब्राउन थान्स चेक करता है। व्हाइट थर्ड का पेन इफेक्ट हल्का होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि ग्लैडिएटर्स के लिए वही यूज करेगा। लेकिन ब्लैक थान देखकर वो थोड़ा सावधान हो जाता है, क्योंकि उसका पेन लेवल काफी ज्यादा होता है। वो उसे टेस्ट भी नहीं करता और सोचता है कि बाद में किसी और पर ट्राई करेगा। फिर वो क्लिनिक की तरफ जाता है, नीडल को वार्म करता हुआ। उसे देखकर गॉर्डन पूछता है कि ये समन क्या है, और वो गॉर्डन को अपने समन का इंट्रोडक्शन देता है। उसी वक्त वह एक कहानी बना लेता है और उसे कहता है कि बाकी डिटेल्स समन से खुद ही पूछ लेना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। गॉर्डन काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वह इस क्रिएचर को समन मॉन्स्टर के तौर पर पहचान लेता है। लेजेंड्स के मुताबिक तकरीबन 300 साल पहले एक लेजेंडरी बिल्डर हुआ करता था, जो समन मॉन्स्टर्स को अपनी मदद के लिए बुलाता था, और ये क्रिएचर्स बहुत रेयर और मिस्टीरियस माने जाते हैं। गॉर्डन समझ नहीं पाता कि उसका मास्टर ऐसा समन कैसे हासिल कर सकता है। अब उसे एहसास होता है कि उसके मास्टर के बारे में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानता।